मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग जो प्लांट का टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन जो कर रहे हैं, जो आपको टर्मिनोलॉजी मैं बता रही हूँ अभी तक, उसमें आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फ्लावर का डिस्क्रिप्शन बॉटनी की भाषा में किया जाता है, बोथ प्रैक्टिकल्स एंड इन थ्योरी। तो सबसे पहले एक फ्लावर, पुष्प आप सब जानते हैं, आप सबने देखा और स्कूल में भी पढ़ा होगा। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं पुष्प में, उन पार्ट्स की इकाइयों को क्या बोलते हैं, यूनिट्स को क्या बोलते हैं, और उन सारी यूनिट्स को मिला करके क्या कहा जाता है, ये मैं आज आपको वापस पुनः बताऊंगी। सबसे पहले ये पुष्प की डंडी है, जिसको बॉटनी की भाषा में कहते हैं पेडिसल। ठीक है, ये पुष्प की डंडी है जिसको कहते हैं पेडिसल। उसके ऊपर एक घुंडी होती है जिसमें पुष्प के सारे पार्ट्स लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं थैलेमस। जिसके ऊपर पुष्प के पार्ट लगे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं थैलेमस कहते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कली, पुष्प की जो कली है जब बंद होती है तो ग्रीन कलर की जो इकाई होती है, ग्रीन कलर के जो पार्ट होते हैं फ्लावर के, वो उस कली को बंद रखते हैं। वो जो ग्रीन कलर के हरे रंग के जो पार्ट होते हैं उसको कहते हैं सैपल। क्या कहलाता है वो? सैपल कहलाता है। और सारे सैपल्स को मिला करके हम बोलते हैं कैलिक्स। सारे सैपल्स को मिला करके कहते हैं कैलिक्स। उसके बाद जो पंखुड़ी होती है पुष्प की, उसको हम बोलते हैं पेटल। ठीक है, ये दिख रही है पेटल, और सारे पेटल्स को मिला करके कहा जाता है करोला। क्या बोलते हैं? करोला। उसके बाद जो नर जो जनन अंग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, ये इसकी एक इकाई होती है जिसको बोलते हैं हम स्टेमन। ये दिख रही है स्टेमन, हिंदी में इसको बोलते हैं पुंकेसर। और जब सारे स्टेमन्स मिल करके जो गुच्छा बनता है उसको कहते हैं हम एंड्रीशियम। ठीक है, उसके बाद में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसकी एक जो इकाई है ये कहलाती है कार्पल, और बहुत सारे कार्पल फ्यूज हो जाते हैं और उसको मिला करके हम कहते हैं गाइनीशियम। क्या बोलते हैं? गाइनीशियम। और ये कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, ये है ओवरी, ऊपर ये लंबी सी स्टाइल, और ये गुंडी जो दिख रही है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो ये हुआ पुष्प का एलएस, फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अब किसी के आधार पर इसकी टर्मिनोलॉजी दी जाती है पुष्प की। यदि ये पेडिसल मौजूद है पुष्प में तो पुष्प कहलाएगा पेडिसिलेट। ठीक है, और यदि ये पुष्प के अंदर ये डंडी मौजूद नहीं है, यानी कि पुष्प डायरेक्ट स्टेम से अटैच्ड है, तो उस पुष्प को हम कहते हैं सेसाइड। ओके, पेडिसिलेट यदि पेडिसिल मौजूद है और नहीं है तो सेसाइड। उसके बाद हमने देखा होगा इस पेडिसिल के बेस पे कई बार छोटे छोटे से कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। वो संख्या में 2, वो संख्या में 1 होती है जिसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। और यदि वो ब्रैक्ट मौजूद होती है तो पुष्प कहलाता है ब्रैक्टिएट, और यदि ब्रैक्ट मौजूद नहीं है तो पुष्प कहलाता है ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, उसी ब्रैक्ट के ऊपर जोड़े में 2 संरचनाएं और नजर आती हैं। जब आप प्रैक्टिकल्स में पुष्प देखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। वो जो जोड़े में होती है उसको कहते हैं ब्रैक्टियोल। क्या कहते हैं? जोड़े में होती है ब्रैक्टियोल। यदि पुष्प में ब्रैक्टियोल मौजूद है तो पुष्प कहलाएगा ब्रैक्टियोलेट। ठीक, और यदि ब्रैक्टियोल पुष्प में मौजूद नहीं है तो वो कहलाएगा ई ब्रैक्टियोलेट। ओके, नेक्स्ट है पुष्प की, जैसे मैंने आपको बताई थी 4 पार्ट होती हैं। सेपल्स, सेपल्स के जिनको बोलते हैं कैलिक्स। पेटल और सारे पेटल मिला के कहलाते हैं करोला। नर जनन अंग जो होता है उसको बोलते हैं एंड्रीशियम, और मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं? गाइनीशियम। ये चारों पार्ट यदि पुष्प में मौजूद होते हैं तो पुष्प कहलाता है कंप्लीट। चारों पार्ट यानी कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम और गाइनीशियम यदि चारों मौजूद है तो पुष्प को कहेंगे हम कंप्लीट। और यदि इसमें से एक भी पार्ट एब्सेंट है, क्या सेपल एब्सेंट है या पेटल एब्सेंट है या एंड्रीशियम एब्सेंट है या गाइनीशियम एब्सेंट है, कोई भी एक पार्ट एब्सेंट है या एक से ज़्यादा एब्सेंट है तो पुष्प हो जाएगा इनकम्प्लीट। ठीक है, अब अगर पुष्प इनकम्प्लीट है, मान लीजिए अगर पुष्प कंप्लीट है तो ऑब्वियसली उसमें एंड्रीशियम और गाइनीशियम दोनों पार्ट मौजूद है, तो फिर वो बाइसेक्सुअल कहलाएगा। और इनकम्प्लीट है तो मान लीजिए उसमें एंड्रीशियम एब्सेंट है या गाइनीशियम एब्सेंट है, तो एक ही उसके अंदर सेक्सुअल पार्ट मौजूद रहेगा, तो उसको पुष्प को कहेंगे हम यूनिसेक्सुअल।
होगा तो आपको ये बताना ज़रूरी हो जाएगा कि उसके अंदर कौन सा पार्ट मौजूद है, मेल मौजूद है या फिर फीमेल। यदि मेल पार्ट मौजूद है, एंड्रीशियम मौजूद है, तो हम उसको पुष्प को कहेंगे स्टैमिनेट, ठीक। और यदि फीमेल पार्ट यानी गाइनीशियम मौजूद है तो पुष्प कहलाएगा पिस्टिलेट, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्री। फ्लावर की सिमेट्री देखी जाती है। जैसे ये फ्लावर मैंने ऐसे लंबा काटा है तो इसके पीछे का पार्ट और ये आगे का पार्ट, दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में ये विभाजित हुआ। अगर मैं इसको, ये जो पुष्प है, इसको ऐसे काटूं या इधर से काटूं या ऐसे काटूं, अगर एक से ज़्यादा प्लेन में अगर काटने पे वो पुष्प बराबर दो पार्ट्स में विभाजित होता है तो पुष्प कहलाता है सिमेट्रिकल। ऐसे पुष्प को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ओके। एंड यदि पुष्प केवल एक ही प्लेन में काटने से दो सिमेट्रिकल पार्ट में विभाजित होता है और एक से ज़्यादा में वो दो बराबर हिस्सों में विभाजित नहीं होता है तो वो पुष्प कहलाता है ज़ाइगोमॉर्फिक। तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन है। अब इसका ओवरी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब हम पढ़ते हैं फ्लावर्स के जो इंडिविजुअल वॉल है। 4 वॉल मैंने बताए, सेपल्स के, पेटल्स के, एंड्रीशियम में क्या होते हैं स्टेमन्स, एंड गाइनीशियम में क्या होते हैं कार्पल्स। अब इनकी संख्या के ऊपर, जैसे फर्स्ट वॉल है सेपल, तो टोटल सेपल्स की संख्या, पेटल्स की संख्या, स्टेमन्स की संख्या और कार्पल की संख्या लगभग सेम होती है। अगर ये संख्या 2 है, जैसे 2 सेपल है, 2 पेटल है, 2 स्टेमन है, तो पुष्प कहलाएगा डाईमेरस। इसी तरीके से अगर इनकी संख्या, प्रत्येक वॉल में इकाई की संख्या अगर 3 है, 3 सेपल, 3 पेटल, 3 स्टेमन्स, या फिर मल्टीपल ऑफ 3 भी हो सकता है। जैसे सेपल 3 है, पेटल 3 है, लेकिन स्टेमन 6 है, ऐसा भी हो सकता है, यानी मल्टीपल ऑफ 3। तो जो फ्लावर है वो कहलाएगा ट्राईमेरस। इसी हिसाब से अगर 4 संख्या है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस, और 5 से या 4 से ज़्यादा है तो हम पॉलीमेरस पुष्प भी उसको कह सकते हैं। अब जो गाइनीशियम के अंदर क्या होता है, जो 3 पार्ट होते हैं गाइनीशियम के, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। जो ओवरी होती है उसकी पोजीशन के आधार पे पुष्प को कुछ और नाम दिए जाते हैं। जैसे पुष्प कहलाता है हाइपोगाइनस। पुष्प को हाइपोगाइनस हम कब कहते हैं, यदि पुष्प, हाइपो का मतलब है नीचे और गाइनस का मतलब है गाइनीशियम यानी ओवरी। यानी ओवरी की पोजीशन ये ऊपर है, ये ओवरी है, ये ओवरी की पोजीशन ऊपर है, और कैलेक्स, करोला और एंड्रीशियम की पोजीशन ओवरी से नीचे है, नीचे से निकल रहे हैं। थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर ये चारों पार्ट अरेंज है, ओवरी ऊपर है, कैलेक्स, करोला, एंड्रीशियम नीचे है ओवरी से पोजीशन, यानी हाइपो मतलब नीचे, गाइनस यानी गाइनीशियम से नीचे, तो पुष्प क्या हो जाएगा हाइपोगाइनस। और चूंकि पुष्प नीचे है दैट मीन्स हाइपो, और गाइनीशियम क्या हो गया ऊपर, तो ओवरी कहलाएगी यहाँ पे सुपीरियर ओवरी। ओवरी को हम कहेंगे सुपीरियर और पुष्प कहलाएगा हाइपोगाइनस। इसी तरीके से इसका विपरीत देख लीजिए, एपीगाइनस, यानी ओवरी नीचे है और बाकी कैलेक्स, करोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम थैलेमस में ऊपर है, और ओवरी की पोजीशन नीचे है और कैलेक्स, करोला और एंड्रीशियम ऊपर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पुष्प नीचे, पुष्प जो है वो गाइनीशियम से एपीगाइनस यानी ऊपर है, ओवरी नीचे आ गई, पुष्प के पार्ट्स ऊपर है। तो ये हो गया एपीगाइनस कंडीशन, और इसमें हो जाती है ओवरी इंफीरियर। ओवरी इंफीरियर क्योंकि ओवरी की पोजीशन नीचे है और कैलेक्स, करोला और एंड्रीशियम की पोजीशन थैलेमस में ऊपर है। यदि बराबर होती है चारों की कंडीशन, कैलेक्स, करोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम एंड ओवरी बिल्कुल समानांतर थैलेमस में अरेंज रहते हैं, तो वो पुष्प कहलाता है पेरीगाइनस, और उस कंडीशन को हम कहते हैं हाफ इंफीरियर। वो कंडीशन कहलाती है ओवरी की हाफ इंफीरियर कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, एक एक पार्ट की डिटेल देखते हैं फ्लावर की, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो बाहर, सबसे बाहर दल जो होता है जिसको हम बोलते हैं कैलेक्स, जिसकी इंडिविजुअल जो इकाई है जिसको क्या कहते हैं सेपल्स। अब हम कैलेक्स के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो कैलेक्स
इसकी ये वाली सबसे बाहर की जो ग्रीन कलर की जो इकाई होती है जिसको हम सेपल कहते हैं, यदि ये कैलिक्स के अंदर मौजूद जो सारे सेपल्स हैं वो सेपल्स अगर सारे फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, पूरे बेस तक अपन देखेंगे ऐसे नीडल से चिमटी की सहायता से उसको ऐसे अलग करके देखेंगे कि सेपल्स आपस में कोई भी जुड़े। सेपल को आप फ्लोरल जो चित्र बनाते हैं, फ्लोरल डायग्राम, उसमें इस तरीके से दिखाते हैं। सेपल का इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं सेपल। और आपस में सेपल्स जब फ्री होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है पॉलीसेपलस। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे खुला खुला, ये और ये सेपल आपस में फ्री रहते, तो ये बीच में हमने स्पेस छोड़ दी। यदि ये सेपल आपस में जुड़े होते हैं, नीचे से जुड़े हो या पूरी लेंथ में जुड़े हो, तो वो कंडीशन कहलाती है गैमोसेपलस कंडीशन। क्या कहते हैं इसको? गैमोसेपलस। और फ्लोरल डायग्राम में उसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, दो सेपल्स को इस तरीके से ज्वाइन किया जाता है, जोड़ दिया जाता है फ्लोरल चित्र में, फ्लोरल डायग्राम में। यही कंडीशन सेम कोरोला, जो सेकंड जो वॉल है, जिसके इंडिविजुअल जो इकाई है जिसको हम पेटल कहते हैं, उसके अंदर भी सेम कंडीशन होती है। यदि पेटल्स आपस में फ्री हैं सारे के सारे, तो कंडीशन कहलाती है पॉलीपेटलस, जैसे ये दिख रहा है। और इसको इस तरीके से दिखाते हैं पेटल्स को, ये राउंड होता है, ऊपर से राउंड होता है, ये एक पेटल हो गया, ये दूसरा पेटल है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपस में सारे फ्री हैं, ये जुड़े हुए नहीं है, तो ये कंडीशन कहलाएगी पॉलीपेटलस कंडीशन। और अगर ये आपस में सारे जुड़े रहते हैं पेटल, चाहे नीचे से आधी लेंथ तक जुड़े रहे या ऊपर तक जुड़े रहे, तो वो कंडीशन कहलाती है गैमोपेटलस कंडीशन। तो कोरोला और कैलिक्स में ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस, गैमोसेपलस या फिर गैमोपेटलस कंडीशन। थैंक यू।